Hello everyone. Today we are going to discuss chapter 3 motion in a straight line part 1. Okay, motion is a part of mechanics. Mechanics is a branch of physics in which we study the motion of objects. Okay, there are three branches of mechanics that examine the motion of an object such as statics, kinematics and dynamics. Okay, statics. Statics is a branch of mechanics in which we study the object at rest. Okay, kinematics, it describes the motion of object without looking at the cause of the motion. Okay, now the dynamics, it relates the motion of the object to the forces which causes them. Okay, statics में तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट की रेस्ट वाले जो ऑब्जेक्ट हैं उनकी स्टडी करते हैं. काइनेमेटिक्स में हम क्या बोलेंगे, हमें मोशन के कोज पता होना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, उसका रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है उसके मोशन करने का, उससे हमें कोई मतलब नहीं है. ओके, और डायनेमिक्स में क्या है, हमें ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है बट किस रीज़न से कर रहा है, उसका रीज़न क्या है. ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हम जो मोशन पढ़ने जा रहे हैं वो मैकेनिक्स का पार्ट है, और मैकेनिक्स को ही स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम टर्म सीख लेते हैं रेस्ट. व्हाट इज रेस्ट? ओके, तो सिंपली रेस्ट क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग या विद रेस्पेक्ट टू पासेज ऑफ टाइम चेंज नहीं हो रही है तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट. तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पासेज ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. ओके, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, बुक लाइंग ऑन द टेबल, अ पर्सन सिटिंग ऑन अ चेयर, ठीक है ना, क्लासरूम में ब्लैक बोर्ड है, कुछ भी है, ठीक है, जो भी रेस्ट पर है टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट. ओके, एंड मोशन, इफ द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजेस कंटिन्यूसली विद इट्स सराउंडिंग और विद द पासेज ऑफ टाइम इज सेड टू बी इन मोशन. ओके, एग्जाम्पल्स क्या है, ट्रेन मूविंग ऑन रेल्स, द वॉकिंग मैन, द क्रॉलिंग इंसेक्ट एक्सेट्रा, और द मूविंग कार, ओके, द मूविंग बस एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये सब अगर टाइम के साथ चेंजेस हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे मोशन, और टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेस्ट. ओके, now we will define the types of motion. Okay, on the basis of the nature of path followed, motion is classified as रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, रेक्टिलिनियर मोशन मीन्स जैसे कि वर्ड से ही है रेक्टिलिनियर मोशन, यानी कि जो पार्टिकल है या बॉडी है वो कैसे मूव करेगी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द मोशन इन विच अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द रेक्टिलिनियर मोशन. एग्जाम्पल आप कोई भी ले लीजिए, जो भी स्ट्रेट लाइन में मोशन हो, ठीक है, मोशन होगा स्लाइडिंग बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन. अगर हमारे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है, बॉडी कोई गिर रही है उस पर, तो कैसे आएगी, स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करेगी. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन मीन्स व्हाट, पार्टिकल मूव्स अराउंड अ सर्कुलर पाथ इज नॉन एज सर्कुलर मोशन. ठीक है, हमने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा हुआ है. एग्जाम्पल, अ स्ट्रिंग व्हील्ड इन अ सर्कुलर लूप. आपने कोई भी स्ट्रिंग है, ठीक है, उसमें आपने कुछ भी स्टोन को टाइट कर दिया और आप इसको रोटेट करवा रहे हो, तो आप देखेंगे कि वो किस तरीके से मूव करेगा, वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा. ओके, third is oscillatory motion. Okay, the motion in which a particle moves to and fro about a given point. To and fro आप जानते हैं कि इधर और इधर, to and fro, जैसे आपने देखा होगा सिंपल पेंडुलम. ठीक है, पेंडुलम जो होता है हमारे घड़ी में, जो पेंडुलम होता है वो आप देखते हैं कि टू एंड फ्रो मोशन करता है. ठीक है, एक ही पॉइंट के अराउंड मोशन करना. ओके, द पॉइंट इन विच अ पार्टिकल मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ गिवन पॉइंट इज नॉन एज ऑसिलेटरी मोशन. एग्जाम्पल है हमारा सिंपल पेंडुलम. ठीक है, अभी जो हमने इससे पहले वाला देखा रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन, ये जो पार्ट्स है ये अकॉर्डिंग टू पाथ फॉलोड की जो पार्टिकल है वो किस टाइप का पाथ फॉलो करता है उस टाइप का है. ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड. ठीक है, कि हमें कितने नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड है मोशन को डिफाइन करने के लिए, उस बेसिस पे अब हम मोशन को डिफाइन करने वाले हैं. तो फर्स्ट है हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन. तो जैसा कि नाम से ही है वन डायमेंशनल मोशन, दैट मीन्स 1D मोशन. ठीक है, तो अगर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या पार्टिकल है वो अगर मोशन कर रहा है और उसका ओनली एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है ना, या उसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें ओनली एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत है, तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन. जैसे सपोज कीजिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्स डायरेक्शन में, ये हमारा ओरिजिन है, ये प्लस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, माइनस एक्स डायरेक्शन हो जाएगी. अगर पार्टिकल सपोज कीजिए कि माइनस एक्स डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो
हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो माइनस एक्स डायरेक्शन में 3 मीटर चल रहा है, 4 मीटर चल रहा है या 5 मीटर चल रहा है। तो हमें ऑब्जेक्ट के मोशन को डिफाइन करने के लिए ओनली एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी। एक ही कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ी का मतलब ओनली सिर्फ यही बताना पड़ा हमें कि एक्स डायरेक्शन में इतना मीटर वो चल रहा है, तो हमें सिर्फ उसकी ज़रूरत पड़ी, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन वन डायमेंशनल। ओके, अगर ऑब्जेक्ट का एक ही पार्टिकल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। नाउ टू डायमेंशनल मोशन। ओके, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें टू कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट है वो किसी प्लेन में मोशन कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, टू डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज टू डायमेंशन इफ द कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, कितने कोऑर्डिनेट ज़रूरत है, हमें टू कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है। इन 2D मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई प्लेन है, जैसे ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, तो ये क्या है, प्लेन है, दिस इज द प्लेन, तो दिस इज द एक्स डायरेक्शन ऑफ द प्लेन एंड दिस इज द वाई डायरेक्शन ऑफ द प्लेन, ठीक है ना। तो ये क्या है, एक तरीके का प्लेन है। अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे उसको, दिस इज द 2D मोशन। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ठीक है, तो किस टाइप के मोशन करता है, 2D मोशन करता है। ओके, हमने यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, देखिए ये एक्स कोऑर्डिनेट है, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। अगर किसी पॉइंट पी की पोजीशन हमें बतानी हो तो उसको हमने क्या बोल दिया, सपोज इतना सा एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो पॉइंट पी की पोजीशन क्या हो जाएगी, एक्स वाई हो जाएगी। दिस इज नॉन एज टू डायमेंशनल मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थ्री डायमेंशनल मोशन। तो थ्री डायमेंशनल मोशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज 3D, ठीक है। अगर किसी ऑब्जेक्ट की को डिफाइन करने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, 3 कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत है, तो हम क्या बोलेंगे, द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ 3 डायमेंशनल मोशन। तो ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन हमारा मोशन कर रहा है, या अगर ऑब्जेक्ट किसी फ्री स्पेस में मोशन कर रहा है तो भी हम उसको क्या बोलेंगे, 3 डायमेंशनल मोशन बोलेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगी हमारी डेफिनेशन, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसिडर्ड एज 3D इफ ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स आर नीडेड टू स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तीनों कोऑर्डिनेट्स अगर हमें ज़रूरत होती है ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है, द बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द मोशन ऑफ द बटरफ्लाई फ्लाइंग इन द गार्डन, फ्री स्पेस में मोशन कर रही है। ओके, द मोशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, वो भी फ्री स्पेस में मोशन कर रहे हैं, एक्सेट्रा। या आप ये भी कह सकते हैं, दिस इज द एक्स डायरेक्शन, दिस इज वाई डायरेक्शन, दिस इज जेड डायरेक्शन। अगर कोई पॉइंट पी है उसकी पोजीशन हमें बतानी है, तो अगर हम कोऑर्डिनेट्स बताएं तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस पार्टिकल पी की पोजीशन बताने के लिए हमें कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है। तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टाइप ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, नेक्स्ट, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, स्केलर क्वांटिटी इफ ओनली द मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी। हम 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड मीन सिंपली अ नंबर, ठीक है। अगर किसी सिंपली नंबर की जरूरत है तो उसको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, ओनली किसी नंबर की जरूरत है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं। these quantities are known as scalar quantity. ओके, नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो 9th क्लास तक तो हम इस वेक्टर क्वांटिटीज की डेफिनेशन इस तरीके से देते हैं कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी ज़रूरत है। ओके, तो इसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। ओके, बट वो जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो इनकम्प्लीट डेफिनेशन है। 11th में आके डेफिनेशन में थोड़ी मॉडिफाइड हो जाता है। ओके, और यही हमारी करेक्ट डेफिनेशन है। तो हम क्या बोलेंगे, इफ़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये तो हम 9th में भी पढ़ चुके हैं, बट इट ऑल्सो फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। और वेक्टर एल्जेब्रा के लॉज क्या होते हैं ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लाइक ट्राइंगुलर लॉ, लाइक पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है ना, पॉलीगन लॉ। तो ये सारे जो लॉज हैं ये हमारे फॉलोज होने चाहिए लॉ। अगर ये लॉ फॉलो होते हैं तो हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटीज़ है, क्योंकि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। जैसे करंट है, करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती, क्योंकि वो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा को फॉलो नहीं करती हैं, ठीक है। इसलिए हम उनको वेक्टर क्वांटिटीज़ नहीं बोलते। और जो लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा को भी फॉलो करेंगी उनको हम वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलेंगे, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ठीक है ना। बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज़ है जो आप जानते हैं। दीज क्वांटिटीज़ आर नॉन एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको ध्यान रखना है कि वेक्टर क्वांटिटी को आज के बाद जब भी डिफाइन करना है तो हमें ये भी बोलना है, इट ऑल्सो फॉलोज द लॉज ऑफ वेक्टर एल्जेब्रा। कैसे होते हैं ये लॉज, क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे। ओके, इसी चैप्टर में सब कुछ है आगे, उसको हम आगे देखेंगे। ओके।